नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि राज, रहस्य और राजनीति के झटके भी हैं। तेजस्वी यादव के परिवार में उठे तूफान से लेकर दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके तक हर कहानी में छुपा एक बड़ा सच। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे आरजेडी परिवार में नई दरार। क्या ये सिर्फ चुनाव हार का गुस्सा है या सत्ता की राजनीति का बड़ा खेल? बागेश्वर धाम से दिल्ली तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आस्था और एकता का संदेश फैलाते हुए बिहार चुनाव के बाद ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर उठते सवाल, और क्या सच में वोट चोरी हुई? और अंत में दिल्ली लाल किला धमाका और खुलते हुए आतंकवाद के जाल के राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानते हैं सच और सनसनी के बीच की हर कहानी। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सऊदी हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। फिर मुश्किल में आजम खान, पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ ठहराया दोषी। शेख हसीना को सुनाई गई सजाए मौत, ढाका की सड़कों पर शुरू हुआ बवाल। बांग्लादेश में मौत की सजा पर आया शेख हसीना का बयान, आईसीटी को बताया फर्जी अदालत। दिल्ली ब्लास्ट केस, फरीदाबाद में किराए पर रह रहे 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जूते वाला आया एंगल, शू बॉम्बर के इस्तेमाल की आशंका। मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंचे 427 हुआ एक्यूआई, घने स्मॉग से ढका शहर। सोना चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर, आज फिर टूटा भाव, 1,23,470 रुपए पहुंचा गोल्ड। भारतीय बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 388 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। क्या आपको याद है वो दिन जब तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से बाहर हुए थे? अब उसी परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य खाई पार कर चली गई। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली की राह पकड़ते हुए रोहिणी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं राजनीति और परिवार दोनों को छोड़ रही हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनाव हार का गुस्सा है या फिर आरजेडी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान का बड़ा संकेत? और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत की भूमिका, क्या उन्होंने ही परिवार में तूफान खड़ा कर दिया है? आज हम आपको दिखाएंगे वो पोस्ट, बताएंगे वो बयान और वो पल जब परिवार में विवाद इतना बढ़ गया कि चप्पल और थप्पड़ तक चल गए। क्योंकि ये केवल परिवार का मामला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की बड़ी गुत्थी है। कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे सभी राज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक और परिवारवाद संकट गहराता जा रहा है। पार्टी की 75 सीटों से घटकर केवल 25 सीटों पर सिमटने के बाद लालू परिवार के भीतर भी घमासान मचा है। इस घमासान ने 15 नवंबर को तब और तूफान पकड़ लिया जब लालू यादव की बड़ी बेटी और पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर खुलकर राजनीति और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर की दोपहर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखकर कहा कि उन्हें परिवार और पार्टी में अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं के भाई तेजस्वी यादव की टीम, खासकर राज्यसभा सांसद संजय यादव और उनके करीबी सहयोगी रमीज ने उन्हें गालियां दी और चप्पल से मारने की कोशिश भी की। इसके बाद रोहिणी ने राबड़ी देवी के आवास से निकलकर दिल्ली का रुख कर लिया। सोशल मीडिया पर रोहिणी ने लिखा, एक बेटी, बहन और मां को अपमानित किया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मैंने सच्चाई का त्याग नहीं किया और इसीलिए मुझे यह अपमान सहना पड़ा। मैं राजनीति और परिवार दोनों से दूरी बना रही हूं। दरअसल रोहिणी ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज नेमत पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही उन्हें अपमानित किया है और घर से अलग होने पर मजबूर किया है।
आपको बता दें, आरजेडी के राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के करीबी राजनीतिक सलाहकार और तेजस्वी के आसपास हर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय में उनकी बड़ी भूमिका है। वहीं रमीज नेमत समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के दामाद आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव संचालन के प्रभारी हैं। उन पर पहले भी विभिन्न आपराधिक मुकदमों का आरोप रहा है। जाहिर है, इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया गया था। तेज प्रताप लगातार संजय यादव को जयचंद कहकर निशाना बनाते रहे और उनका आरोप था कि संजय यादव के कारण ही आरजेडी की दुर्गति होगी। अब रोहिणी ने भी सीधे संजय यादव और रमीज का नाम लेकर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि लालू यादव के बड़े बेटों के बाद तेजस्वी यादव परिवार और पार्टी के अंदर निर्णायक पावर रख रहे हैं। उनके निर्णयों में संजय यादव की भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के भीतर जो भी निर्णय तेजस्वी लेते हैं, संजय यादव की सलाह निर्णायक होती है। हालांकि देखा जाए तो इस विवाद से तेजस्वी यादव की इमेज को गंभीर नुकसान होगा। साथ ही यादव वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में यादव समाज की आबादी लगभग 14% है। परिवार और पार्टी में फूट होने से वोट बैंक टूटने की संभावना बढ़ गई है। वहीं हार के बाद कई वरिष्ठ नेता और समर्थक संजय यादव को लेकर नाराज हैं, जिससे आरजेडी के भीतर नई बगावत का खतरा भी बढ़ गया है। लालू परिवार और आरजेडी के लिए ये संकट केवल चुनाव हार तक सीमित नहीं रह गया। परिवार और पार्टी दोनों में विवाद गहराते रहेंगे जब तक लालू यादव स्वयं सक्रिय होकर परिवार और पार्टी की कमान अपने हाथों में नहीं लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लालू यादव का परिवार बिहार की राजनीति का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार रहा है। लेकिन इसी परिवार में विवाद और तकरार की कहानी भी उतनी ही पुरानी और दर्दनाक है। जी हां, लालू परिवार के विभाजन की कहानी में साला साधु यादव, सुभाष यादव, समधी चंद्रिका राय, बेटा तेज प्रताप यादव और अब बेटी रोहिणी आचार्य का नाम है। सभी ने अपनी अपनी तरह से परिवार से अलग होने का अनुभव बताया है। पहली बड़ी दरार तब पड़ी जब लालू यादव 1990 के दशक में सत्ता के शीर्ष पर थे और उनकी पत्नी राबड़ी देवी साल 1997 में मुख्यमंत्री बनी। उनके भाई साधु यादव और सुभाष यादव सत्ता में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए। साधु यादव राजद से सांसद भी बने और पार्टी तथा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब साधु यादव को पार्टी में हिस्सेदारी कम मिली और उन्हें लगा कि उन्हें लालू यादव द्वारा वो सम्मान नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था, तब उन्होंने खुलकर परिवार और पार्टी की आलोचना शुरू कर दी। राबड़ी देवी ने साधु को परिवार विरोधी बताया और कहा कि जो परिवार छोड़ता है वह जनता का साथ नहीं निभा सकता। वहीं सुभाष यादव के रिश्ते भी परिवार के साथ ठीक नहीं रहे। वे संगठन में अत्यधिक प्रभावशाली थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें पार्टी में सत्ता का असली उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते ठंडे पड़ गए और सुभाष यादव ने राजनीति से दूरी बना ली। लालू यादव ने 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से कराई, लेकिन ये विवाह परिवार के लिए विवादों का कारण बन गया। तलाक और उत्पीड़न के आरोपों के बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और 2020 में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के समर्थन में एनडीए के लिए प्रचार किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य आरजेडी उम्मीदवार बनी, जबकि उनके समधी चंद्रिका राय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में सक्रिय हुए। जाहिर है, लालू यादव का परिवार केवल बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ परिवार और सत्ता एक जटिल जाल में भी बिछा हुआ है। साधु यादव, सुभाष यादव, तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य, ये सभी अपनी अपनी कहानी के जरिए बताते हैं कि अभी राजनीतिक सत्ता की चाबी कभी पारिवारिक रिश्तों का दबाव और कभी व्यक्तिगत सम्मान, ये सभी क्यों और कैसे टकराते हैं। आज रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी से दूरी लेने के फैसले से ये सवाल और गहरा गया है कि क्या आरजेडी के भीतर ये सिर्फ चुनाव हार का असर है या फिर भविष्य में तेजस्वी यादव की सियासत और यादव वोट बैंक पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज हम आपको लेकर चलेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा के पावन रास्तों पर,
जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली गई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। डिडोरी से लेकर मथुरा और वृंदावन तक ये यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक बनी, लोगों में एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश भी लेकर आई। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भजन कीर्तन, जयकारों की गूंज और नर्मदा के पावन जल से महादेव का जलाभिषेक, ये सब देखने और महसूस करने लायक है। और सिर्फ यही नहीं, इस यात्रा में बॉलीवुड और भोजपुरी के सितारे, बड़े नेता और साधु संत भी शामिल हुए। तो चलिए जानते हैं इस यात्रा के हाल ही के कुछ दृश्य और प्रमुख हस्तियों की भागीदारी के बारे में। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा डिडोली से लेकर वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता की मिसाल पेश कर रही है। दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा डिडोरी पहुंची, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नर्मदा जल से महादेव का जलाभिषेक किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर आस्था और एकता का संदेश दिया। पदयात्रा में जगह जगह ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। धर्मशाला पर भी सभी को भोजन भी कराया गया। यात्रा में शामिल प्रमुख नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस अवसर को सनातन संस्कृति और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाला बताया। आपको बता दें, 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बीते दिनों वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं इस सनातन एकता पदयात्रा के पीछे का कारण था समाज में समरसता स्थापित हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वच्छ और सुंदर वहें, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मदिरा से मुक्त हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान और अवधारण की स्थापना हो, प्राचीन वृंदावन दोबारा स्थापित हो, वहां के मंदिर और रज सुरक्षित हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। इतना ही नहीं, इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई, जिन्होंने भक्ति गीतों से भक्तों को जोश दिया। बाबा के साथ सड़क पर बैठकर बातचीत की मनोज तिवारी, भोजपुरी सिंगर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हंसराज रघुवंशी, शिव भक्त और भजन गायक, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी गायक और एक्टर, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, क्रिकेटर शिखर धवन, उमेश यादव, कैलाश विजयवर्गीय, एमपी के दिग्गज बीजेपी के नेता, आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन और आचार्य अनिरुद्धाचार्य, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मेवाड़ घराने के 77वें महाराज, टी राजा सिंह, हैदराबाद के विधायक और नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जाहिर है, इस पदयात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति की ऊर्जा देखने लायक रही। शाम के समय भजन और रात भर चलने वाली यात्रा ने इस पूरे तरह धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव बना दिया। ये यात्रा केवल पैदल चलने की साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि सनातन हिंदू एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक हजारों भक्तों ने इस यात्रा में शामिल होकर अपने विश्वास और आस्था को मजबूत किया। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में ये पदयात्रा केवल आस्था का संदेश दे रही थी, बल्कि लोगों में एकता और भक्ति की नई लहर भी पैदा कर रही थी। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव का समर समाप्त हो गया। विजेता और हारने वालों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही ईवीएम का जिन्न भी सिर उठाने लगा है। जी हां, चुनाव खत्म होने के साथ ही ईवीएम खराबी और वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। इसके बाद बिहार के युवा नेता ने भी ईवीएम का राग अलापा। उन्होंने ईवीएम के मैनिपुलेशन की बात कह डाली। उनके सवाल पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। कुल मिलाकर ईवीएम के जरिए वोट चोरी की चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया है। दरअसल चुनाव में करारी मात मिलने के बाद राहुल गांधी सहित विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार वोटर लिस्ट में कितनी बड़ी उलटफेर हुई? 7.89 करोड़ से घटकर सिर्फ 7.41 करोड़ वोटर ही अब मतदान के लिए योग्य हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं।
69 लाख से ज्यादा वोटर अब मतदाता सूची से बाहर हैं और इस बीच 21 लाख नए मतदाता जुड़े। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि क्या ये सिर्फ नियम और प्रक्रिया है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा है। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए। कुल 69,30,000 मतदाताओं को सूची से हटाया गया, वहीं 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इस तरह कुल 65,64,000 मतदाता SIR के दौरान सूची से बाहर हुए। मतदाता सूची की ही इस EVM पर भी बहस छिड़ी हुई है। बिहार चुनाव में हारने के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने EVM के साथ छेड़छाड़ की बात उठाई। आपको बता दें, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पर सवाल उठे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही से लागू नहीं कर रहा है। साल 2009 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत के बाद वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के नेता GVL नरसिम्हा राव ने EVM पर किताब लिखी थी। कुल मिलाकर ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार मुद्दा अलग है। जी हां, इस बार सवाल मतदाता सूची और वोट चोरी पर उठाए जा रहे हैं और पिछले 10 सालों में ऐसे सवाल नहीं उठाए गए थे। इस बार राहुल गांधी EVM से हटकर वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए और चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, अब बिहार में वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और इसमें चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कई खुलासे भी किए। वीडियो बनाकर वोट चोरी का पूरा गढ़ समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक घर में 100 से ज़्यादा मतदाता हैं और एक व्यक्ति 10 से ज़्यादा बार वोट दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों से चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है। जब इन दावों को लेकर राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा गया तो राहुल ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर राहुल गांधी वाकई जानते हैं या मानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है और उनके पास सबूत भी हैं, तो उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र देने से मना क्यों किया? आखिर राहुल गांधी को किस बात का डर था? हालांकि इससे तो ये जाहिर होता है कि राहुल गांधी के दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं, इसीलिए जनता ने भी इस पर विश्वास नहीं दिखाया। वहीं राहुल गांधी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन वो भी इस बात को साबित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष हर बार अपनी हार का ठीकरा EVM, वोट चोरी और चुनाव आयोग पर थोप देता है ताकि जनता का उनकी खामियां और झूठे वायदों पर ध्यान न जाए। ऐसे में विपक्ष को पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बेबुनियाद मुद्दों से हटकर असल मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है ताकि जनता उन पर भरोसा करे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते लगाते विपक्ष शायद अपने ही मुद्दों से भटक गया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए लाल किले के पास धमाके की जांच में दिन पर दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ धमाका ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरा संगठित आतंकी नेटवर्क था जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग शामिल थे। जांच में ये भी बात सामने आई कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉक्टर उमर नवी था, जो खुद एक डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर था, यानी कि जो अपने मरीजों को बचाने का काम करता था वही खतरनाक आतंकवादी साजिश में शामिल निकला। वहीं अब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि हमले में इस्तेमाल विस्फोटक TATP था, जिससे उमर ने अपने जूते में छुपाकर कार के ड्राइविंग सीट के नीचे रखा था। ये पदार्थ इतना संवेदनशील था कि मामूली झटके या गर्मी से भी ये फट सकता था और अब यही विस्फोटक दिल्ली धमाके का मुख्य कारण बना। जांच में यह भी पता चला कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार आमिर राशिद अली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर ने इस कार को खरीदने और हमले की योजना बनाने में मदद की। आमिर जम्मू कश्मीर के शाहबूरा पपोर का रहने वाला है और पुलवामा के उमर उन नवी के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रच रहा था।
वहीं एनआईए ने इस धमाके में शामिल कुल 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एजेंसियां अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं, जिसमें घायल भी शामिल हैं। साथ ही 200 से अधिक लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर को बाद में छोड़ दिया गया। जांच से यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क में कई डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क, प्लानिंग और संभावित विदेशी कनेक्शनों को समझने की कोशिश कर रही हैं। धमाके के समय इलाके में 9 mm के 3 कारतूस भी पाए गए, जिनकी जांच जारी है। जाहिर है ये हमला सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि एक संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा कर रहा है। जांच अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर सुराग को बारीकी से खंगाल रही हैं। तो ये तो थी आज के मुख्य अपडेट। लालू परिवार और आरजेडी में उभरते विवाद, धार्मिक एकता की अनोखी यात्रा, चुनाव में उठ रहे सवाल और दिल्ली धमाके की नई जांच। ये सिर्फ आज की खबरें नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव की तैयारी रही है। याद रखिए, राजनीति, सत्ता, समाज के हर पहलू में खुलासे अभी भी जारी हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे हर नया सच, हर नया मोड़। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।